नेक्स्ट बात करें बेटा, अब हमारे पास में है आइडेंटिफिकेशन ऑफ टाइप ऑफ पाई बॉन्ड इन अ कोवलेंट मॉलिक्यूल और आयन। अब हम डिस्कस करेंगे बेटा कि किस तरीके से बॉन्ड के बारे में डिस्कस करा जाएगा, किस तरह से पाई बॉन्ड के बारे में हम कमेंट कर सकते हैं किसी मॉलिक्यूल या आयन के अंदर। पाई बॉन्ड का कमेंट करने का मतलब ये हो गया, पाई बॉन्ड जो होंगे, जैसा कि हमने शुरुआत में बीबीटी में देखा था कि पी और पी के बीच में पाई बॉन्ड अगर बनेगा तो उसको हम पी पाई बॉन्ड बोलेंगे। पी और डी के बीच में अगर पाई बॉन्ड बनेगा तो हम उसको पी पाई बॉन्ड बोलेंगे। और अगर डी और डी के बीच में पाई बॉन्ड बनेगा तो हम उसको डी पाई बोलेंगे। मेनली यहां पर हम बात करेंगे किसी मॉलिक्यूलर आयन के अंदर पी पाई और पी डी पाई बॉन्ड्स की काउंटिंग के लिए हम किस तरह से कमेंट करेंगे। तो पहले आप इस टेबल को समझें, फिर मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से क्या होता है। पहले हमको यहां पर हाइब्रिडेशन कैलकुलेट करना होगा, फिर हम टाइप ऑफ पाई बॉन्डिंग के बारे में कमेंट कर पाएंगे। हाइब्रिडेशन के बारे में अगर बात करें तो पहला हाइब्रिडेशन बेटा हमारे पास में sp हाइब्रिडेशन। जब sp हाइब्रिडेशन होगा तो ऑल पाई बॉन्ड्स आर ऑफ पी पाई नेचर। सभी के सभी पाई बॉन्ड क्या होंगे बेटा, पी पाई नेचर के होंगे। अगर हमारे पास में sp2 हाइब्रिडेशन हुआ तो sp2 का मतलब क्या हो गया, एक पाई बॉन्ड जो होगा वो पी पाई नेचर का होगा, जबकि बाकी उसके अलावा जो पाई बॉन्ड अगर बनेंगे तो वो सब क्या होंगे, पी पाई नेचर के होंगे। और अगर हाइब्रिडेशन sp3 या उससे आगे का हुआ, मतलब sp3d हुआ, sp3d2 हुआ, sp3d3 हुआ, तो ऐसे केस के अंदर सभी के सभी पाई बॉन्ड पी पाई नेचर के बनेंगे, कोई भी पाई बॉन्ड पी पाई नहीं बन सकता है। अभी ऐसा कैसे होता है, इसको हम छोटे से एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं बेटा। आप ये बात को समझें, जैसे हम एक एग्जांपल यहां पिक कर रहे हैं SO3। एक एग्जांपल से आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। पहला काम तो ये समझें आप कि SO3 के अंदर पहले आपको स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। SO3 का स्ट्रक्चर बनाया आपने, सल्फर के साथ में यहां पर डबल बॉन्ड O लगाया, फिर एक डबल बॉन्ड O आपने यहां पर ऐसा लगाया, फिर एक डबल बॉन्ड O आप ऐसे यहां पर लगा सकते हैं। अब आप ये बात देख सकते हैं क्लियरली कि आपको यहां पर 3 पाई बॉन्ड नजर आ रहे होंगे। यहां 3 सिग्मा बॉन्ड है और 3 ही पाई बॉन्ड। पहला काम तो हमारा ये है कि हम इसके अंदर हाइब्रिडेशन स्टेट कैलकुलेट करें। हाइब्रिडेशन को बताने के लिए हमें यहां पर सिग्मा और लोन पेयर की जरूरत पड़ेगी। हमने यहां पर देखा बेटा 1 2 3 सिग्मा है, लोन पेयर तो 0 है, वैल्यू आएगा 3, तो हाइब्रिडेशन क्या आ गया, sp2 आ गया। अब sp2 आने का मतलब क्या है, पहले आप इस बात को समझें। sp2 आने का मतलब क्या है कि सल्फर का एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल, सल्फर का एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल मिक्स हो गए, मिक्स होकर के खत्म हो गए, अब नए ऑर्बिटल बना दिए, मतलब पुराने ऑर्बिटल का एग्जिस्टेंस अब खत्म हो गया। क्या बन गए, sp2 बन गए, तो 3 sp2 बन गए। ये जो 3 sp2 बनेंगे ये क्या करेंगे, सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। तो सल्फर के पास अब sp2 हाइब्रिडेशन होने का मतलब क्या है कि सल्फर के ऑक्सीजन के साथ जो सिग्मा बॉन्ड बनेंगे वो तो डेफिनेटली सल्फर के sp2 से ही बनेंगे। यहां तक बात क्लियर है, यहां तक बात समझ में आती है, क्योंकि सल्फर हाइब्रिडेशन क्या हो चुका है, अब sp2 हो चुका है। अच्छा, अगर पाई बॉन्ड को बनना है तो हाइब्रिड ऑर्बिटल तो पाई बॉन्ड बनाएगा नहीं, कौन बनाएगा पाई बॉन्ड, प्योर ऑर्बिटल बनाएंगे। अच्छा, अगर प्योर ऑर्बिटल की बात करें तो सल्फर के पास में क्या क्या ऑर्बिटल थे, s था, p था और d भी होता है। पर s और 2p टोटल 3 होते हैं, s का 1 और p के 2, ये तो शामिल हो चुके हैं हाइब्रिडेशन में। इसका मतलब एक s और 2p तो मिक्स होकर के सिग्मा बॉन्ड बनाने में हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट कर चुके हैं। तो क्या p के अंदर से अब एक ही p बचा जो कि पाई बॉन्ड बना सकता है, जी हां, p के अंदर 3 ऑर्बिटल होते हैं। p के 3 ऑर्बिटल में से जब 2p इंक्लूड हो चुके हैं हाइब्रिडेशन में तो एक ही तो p बचा जो कि पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। इसका मतलब अभी सल्फर के पास मैक्सिमम एक ही p ऑर्बिटल बचा हुआ है जो कि पाई बॉन्ड बनाएगा। उसके बाद अगर उसे पाई बॉन्ड बनाना है तो उसे कौन सा ऑर्बिटल का सहारा लेना पड़ेगा, नेक्स्ट क्या आता है बेटा, d ऑर्बिटल, तो उसे d ऑर्बिटल का सहारा लेना पड़ेगा। यहां तक बात क्लियर है। इसका मतलब sp2 के अंदर सल्फर के पास में केवल एक p के साथ में पाई बॉन्ड बनाने की गुंजाइश है, बाकी के अगर पाई बॉन्ड बनते हैं तो वो सबके सब क्या बनेंगे, d के साथ में पाई बॉन्ड बनेंगे। अब बात करते हैं ऑक्सीजन के साथ में। ऑक्सीजन का तो हाइब्रिडेशन होने से रहा क्योंकि वो तो साइड एटम है, सेंटर एटम का हाइब्रिडेशन होता है। इसके पास कौन सा ऑर्बिटल होगा बेटा, 2p ऑर्बिटल होगा। इसके पास भी कौन सा ऑर्बिटल है, 2p होगा। इसके पास भी कौन सा होगा, 2p होगा। ये चाहे सिग्मा बनाए चाहे पाई बनाए, ये किससे बनाएगा, 2p से ही बनाएगा। अब जो पाई बॉन्ड बनेगा वो किसके किसके बीच में बनेगा बेटा, सल्फर ऑक्सीजन के बीच में बनेगा। सल्फर का जो पहला पाई बॉन्ड होगा वो किससे बनेगा, तो अभी जस्ट हमने डिस्कस करा कि सल्फर का sp2 तो सिग्मा बना चुके, तो एक p बचा, सल्फर का एक p बचा। सल्फर का जो एक p बचा उसका नाम क्या होगा, 3p होगा, क्योंकि सल्फर थर्ड ग्रेड का एलिमेंट है तो 3p नाम होगा। तो सल्फर के 3p से और ऑक्सीजन के 2p से पहला पाई बॉन्ड बनेगा, ये बात मानते हो। सल्फर के 3p से और ऑक्सीजन के 2p से पहला पाई बॉन्ड बनेगा, मानते हो इस बात को। तो सल्फर का ये हो गया 3p, तो बेटा इस बॉन्ड का नाम क्या होगा, इसका नाम होगा 3p पाई
2p पाई। यहां तक बात क्लियर? 3p पाई 2p पाई बॉन्ड होगा। नेक्स्ट, अब सल्फर को अगर आगे और पाई बॉन्ड बनाना है तो क्या p बचा हुआ है? p तो खत्म, p में टोटल 3 होते हैं, 2p जो है वो तो हाइब्रिडाइजेशन में जा चुके थे, एक p को आपने यहां शामिल कर लिया, तो क्या कोई p बचा? नहीं बचा। इसका मतलब अब क्या होगा? d होगा। तो नेचुरल सी बात है कि अगला जो पाई बॉन्ड बनेगा वो सल्फर के 3d और ऑक्सीजन के 2p में बनेगा, और अगला भी जो बनेगा वो सल्फर के 3d और ऑक्सीजन के 2p में बनेगा। मतलब बात यहां पर यह है कि अगर हम यहां पर पाई बॉन्ड के बारे में बात करें तो यहां पर एक पाई बॉन्ड जो होगा, जो 1 पाई बॉन्ड होगा, पहला पाई बॉन्ड जो बनेगा यहां पर, वो किसके बीच में बनेगा बेटा? यहां पर बोल सकते हैं हम 3p पाई 2p पाई बनेगा, जिसको कि हम ऐसे बोल सकते हैं कि वो p पाई बॉन्ड बनेगा। और बाकी के जो 2 पाई बॉन्ड बनेंगे, जो बाकी के 2 पाई बॉन्ड बनेंगे वो 3d पाई 2p पाई बनेंगे। मतलब कि वो बोल सकते हैं कि हम p पाई d पाई बॉन्ड बनेंगे। इसका मतलब ये होगा कि SO3 के अंदर एक बनेगा अपने पास में p पाई और 2 बनेंगे अपने पास में क्या? p पाई d पाई। इसी बात को यहां पर एक्सप्लेन करा गया। डायरेक्टली आप समझ सकते हैं बेटा। कैसे समझेंगे आप? देखना, अगर किसी का हाइब्रिडेशन sp है तो अभी कितने p बचे हुए हैं? आप खुद सोच के बताओ। टोटल p 3 होते हैं ना, अभी कितने p बचे हुए हैं? 2 p बचे हुए। इसका मतलब 2 क्या बनेंगे यहां पर? p पाई बनेंगे। तो सभी के सभी बॉन्ड जो बने वो क्या बने? p पाई बने, क्योंकि मैक्सिमम 2 ही पाई बॉन्ड बन सकते हैं sp के साथ में, इसलिए ऐसे बात कही गई है। sp2 का ना जस्ट अभी आपने देखा sp2 में कितने p बचे? sp2 में कितने p बचे हुए? एक p बचा हुआ है। इसका मतलब एक क्या बनेगा? p पाई। तो बाकी के सब क्या बनेंगे बेटा? p पाई d पाई। जैसा कि अभी आपने देखा SO3 के अंदर कितने पाई बॉन्ड थे? 3। हाइब्रिडेशन क्या है? sp2 का, तो कितने p पाई बने? एक। बाकी के सब क्या बने? p पाई d पाई। इसी बात को यहां पर बताया गया कि अगर कभी किसी का हाइब्रिडेशन sp2 है तो एक p पाई बनेगा और उसके आगे सभी के सभी क्या बनेंगे? p पाई d पाई। अब अगर किसी का हाइब्रिडेशन sp3 या उससे ज्यादा हुआ तो आप खुद सोच के देखो, अगर किसी का हाइब्रिडेशन sp3, sp3d, sp3d2 या sp3d3 है तो क्या कोई p अवेलेबल है? क्या कोई p अवेलेबल है पाई बॉन्डिंग के लिए? नहीं, क्योंकि सभी के सभी p तो शामिल हो चुके हैं हाइब्रिडेशन में। इसका मतलब कोई p तो बचेगा ही नहीं, तो सारे के सारे क्या होंगे? d होंगे। तो सभी के सभी बॉन्ड क्या बनेंगे? p पाई d पाई बनेंगे। इस तरीके से हम इस टेबल को लेकर के चलेंगे, दिमाग में से लेकर के चलें। sp का मतलब अभी 2 p बचे हुए तो 2 p पाई बन सकते हैं। sp2 का मतलब अभी सिर्फ एक ही p बचा हुआ है तो मैक्सिमम एक ही p पाई बन पाएगा। आगे के जो बनेंगे वो सब p पाई d पाई बनेंगे। और अगर हाइब्रिडेशन sp3 हुआ, sp3d हुआ, sp3d2 हुआ या sp3d3 हुआ, इनफैक्ट sp3 आगे कुछ भी हुआ, तो उसके अंदर कोई p नहीं होने की वजह से सभी के सभी पाई बॉन्ड क्या होंगे? p पाई d पाई नेचर के बने। तो इस तरीके से हम यहां पे बता सकते हैं कि पाई बॉन्ड का नेचर क्या होगा? p पाई होगा या p पाई d पाई होगा। चलिए बेटा, इसके बेस पर एक क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल p पाई एज वेल एज p पाई d पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट? दोनों तरीके के बॉन्ड किसमें देखते हैं? पहला है CO2। पहला काम तो स्ट्रक्चर बनाना होगा। CO2 में देखा बेटा कार्बन डबल बॉन्ड हो, बहुत ही बेसिक स्ट्रक्चर है। क्लियरली बता सकते हो यहाँ पर हाइब्रिडेशन क्या होगा बेटा? CO2 के अंदर एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा एक पाई, ये हो गया। तो नंबर ऑफ सिग्मा और लोन तेरे काउंटिंग करके फटाफट बताएंगे आपके 2 + 0 2। हाइब्रिडेशन क्या होगा बेटा? sp। अभी भी हमने क्या सीखा है? sp का मतलब कितने p बचे हुए? 2। कितने पाई बॉन्ड बन रहे हैं? 2। इसका मतलब यहाँ पर दोनों के दोनों पाई बॉन्ड क्या होंगे बेटा? p पाई होंगे। जबकि क्वेश्चन बोल रहा है कि एक p पाई होना चाहिए, मतलब कि p पाई के साथ में p पाई d पाई भी होना चाहिए, तो ये अपना आंसर होगा नहीं। SO3 मॉलिक्यूल की बात करें, SO3 मॉलिक्यूल अभी जस्ट हम देख करके आए हैं। SO3 के अंदर हमने देखा था अभी थोड़ी देर पहले, जस्ट अभी हमने इसका एग्जांपल देखा था। SO3 के अंदर हमने देखा था बेटा यहाँ पर कि एक तो होता है 1 होता है यहाँ पर p पाई होता है, और 2 बॉन्ड होते हैं यहाँ पर क्या? p पाई d पाई। इसका मतलब इसके अंदर दोनों तरीके के बॉन्ड प्रेजेंट है, तो ये अपना आंसर हो सकता है। नेक्स्ट देखिए बेटा XeO2F2। अब XeO2F2 के स्ट्रक्चर बना करके देखते हैं। XeO2F2 के स्ट्रक्चर कैसे बनेगी? तो ये रहा अपने पास में जिनोन के पास में डबल बॉन्ड O, ये बनेगा अपने पास में लोन पेयर, एक फ्लोरीन ऐसा, ये स्ट्रक्चर बना। अब अभी यहां पर हाइब्रिडेशन बताओ बेटा Xe का, तो जिनोन का हाइब्रिडेशन बता सकते हो आप सिग्मा प्लस लोन पेयर काउंट करके। जरा बताओ बेटा सिग्मा कितने? 1 2 3 4 पाई बॉन्ड तो हम काउंट करेंगे नहीं। ये पहला बॉन्ड सिग्मा, ये सिग्मा, तो 4 सिग्मा हो गए, एक लोन पेयर हो गया, तो 4 + 1 का वैल्यू कितना आ गया बेटा? 5। हाइब्रिडेशन क्या आ गया बेटा? sp3d। तो बताओ क्या कोई यहाँ p बचा हुआ पाई बॉन्ड के लिए? नहीं, सारे p तो शामिल हो चुका है हाइब्रिडेशन में। सारे p तो हाइब्रिडेशन में शामिल होकर के कहीं ना कहीं उसके अंदर सिग्मा बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करवा रहे हैं, तो कोई भी पाई बॉन्ड नहीं बनेगा। तो जितने भी पाई बॉन्ड बनेंगे वो सबके सब क्या बनेंगे? p पाई d पाई से बनेंगे। मतलब कोई भी पाई बॉन्ड p पाई नहीं बनेगा, सभी के सभी पाई बॉन्ड क्या बनेंगे? p पाई d पाई। तो हम यहाँ बोल दें कि 2 क्या बनेंगे यहाँ पर?
पी पाई डी पाई बनेंगे, जबकि बोलना चाहिए कि दोनों बनने चाहिए, इसका मतलब ये भी अपना आंसर होगा नहीं। फाइनली अगर हम XeO3 की बात करें तो XeO3 का स्ट्रक्चर हम इधर देख लेते हैं, तो जिनोन के साथ में डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O ये रहेगा, एक लोन पेयर यहां चलेगा। अब आप देख सकते हैं सिग्मा प्लस लोन पेयर के अंदर सिग्मा 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 3 सिग्मा 1 लोन पेयर वैल्यू आएगा 4, हाइब्रिडेशन आ गया sp3। कोई भी p नहीं बचा हुआ है, सभी के सभी p हाइब्रिडेशन में जा चुके हैं। इसका मतलब सभी के सभी पाई बॉन्ड p पाई d पाई बने। कितने पाई बॉन्ड बन रहे बेटा 3, तो 3 के 3 क्या बनेंगे अपने पास में p पाई d पाई नेचर के बनेंगे। तो यहां पर भी नहीं बने, इसका मतलब ये भी अपना आंसर होगा नहीं। तो क्वेश्चन का अपना आंसर क्या चला जाएगा बेटा, सेकंड ऑप्शन। अपने क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सेकंड ऑप्शन अपने क्वेश्चन का आंसर चला जाएगा। इस तरीके से हम किसी मॉलिक्यूलर आयन के अंदर पी पाई डी पाई बॉन्ड के बारे में या पी पाई पाई बॉन्ड के बारे में कमेंट करके आसानी से बता सकते हैं। स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करेंगे बेटा हाइब्रिडाइजेशन इन ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स के बारे में, कि जो ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स हमारे पास होते हैं उनका हाइब्रिडेशन हम किस तरीके से कमेंट करेंगे, उनका हाइब्रिडेशन हम किस तरीके से बताएंगे। तो हाइब्रिडेशन इन ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल की अगर बात करें बेटा तो इसमें 2 केस बनते हैं। पहला केस तो वो है जब साइड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंटर एटम से ज्यादा होगी। 2 ही केस बन सकते हैं, जब साइड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो सेंटर से, या फिर सेंटर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो साइड एटम से। पहला केस लेकर के चल रहे हैं जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ साइड एटम इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंटर एटम, तब क्या होगा। तो ऐसे केस के अंदर जो अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है सेंटर एटम का, वो पार्टिसिपेट करना शुरू कर देता है हाइब्रिडेशन। मतलब कि जब हाइब्रिडेशन की हम कैलकुलेशन करेंगे तो वो जो डॉट है उसको हम हाइब्रिडेशन में काउंट करेंगे। मतलब क्या है, एग्जांपल से समझें आप। जैसे एक एग्जांपल की बात करें बेटा, CF3 आया अपने पास। अब CF3 की अगर हम बात करें तो CF3 का अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो CF3 में कार्बन है, कार्बन के पास में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो 4 में से 1 2 3 और ये 4। पहले यहां पर एक फ्लोरीन अटैच होगा, फिर ये दूसरा फ्लोरीन यहां होगा, फिर ये तीसरा फ्लोरीन यहां होगा। अब नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि हाइब्रिडेशन बताने के लिए स्टेरिक नंबर निकालते हैं, जिसके लिए हमें सिग्मा और लोन पेयर की रिक्वायरमेंट होती है। अब सिग्मा बता सकते हो आप आसानी से, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, इसका मतलब 3 तो हो गए सिग्मा। पर इसका क्या करें, ये जो डॉट आया अपने पास में इसका क्या करें, क्योंकि ये तो एक है। अब ऐसा भी नहीं कि इसको छोड़ दें और ऐसा भी नहीं कि इसको पूरा मान लें। तो ऐसे केस के अंदर आपको यहां पर जब डॉट आ जाएगा, एक ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशी बन जाएगा, तब आपको हाइब्रिडेशन बताने के लिए यहां पर क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सहारा लेना पड़ेगा। आप ये बात देखेंगे कि जो सेंटर एटम है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है और जो साइड एटम है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है। अब आपने देखा बेटा कार्बन है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है बेटा 2.5 होती है, और यहां पर फ्लोरीन है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है बेटा 4.0 होती है। तो रूल ये बोलता है कि अगर कभी साइड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंटर एटम से हाई होगी तो इस डॉट को हाइब्रिडेशन में काउंट करा जाएगा, मतलब इसको हम इंक्लूड करेंगे हाइब्रिडेशन में। मतलब बात यहां पर यह है कि सिंस अभी फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से हाई है, इसी वजह से कार्बन के डॉट को हम लोन पेयर में काउंट करेंगे। काउंट क्यों कर रहे हैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन ऑफ हाइब्रिडेशन। ऐसा नहीं है कि वो लोन पेयर बन चुका है, बस हमें सिर्फ हाइब्रिडेशन बताने के लिए इसको लोन पेयर में काउंट करने की जरूरत है। हाइब्रिडेशन बताएंगे इसलिए हमें इसको क्या करना पड़ेगा, लोन पेयर में मानना पड़ेगा, क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंटर एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन से साइड एटम से कम आ रही है इसलिए। तो जब भी कभी ऐसा होगा कि सेंटर एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी साइड से, तो जो उस पर डॉट होगा उसको हाइब्रिडेशन में काउंट करा जाएगा। तो 3 के साथ में हम यहां पर ऐसे 1 लिख सकते हैं। 1 लिखने का मतलब क्या हो गया, सिर्फ कैलकुलेशन करने की। वैल्यू क्या आएगा बेटा 4 आएगा, हाइब्रिडेशन क्या आएगा बेटा इसका sp3 आएगा। क्या हाइब्रिडेशन आएगा sp3 इसका हाइब्रिडेशन आएगा। जैसे आप चाहें तो एक और एग्जांपल देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए बेटा अपने पास एग्जांपल आया ClO3। अब ClO3 एग्जांपल में आप स्ट्रक्चर देखें बेटा, तो क्लोरीन के साथ में डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O रहेगा और एक और इलेक्ट्रॉन यहां रहेगा। तो आप अगेन देख सकते हैं बेटा यहां पर और इलेक्ट्रॉन आ गया, तो यहां पर आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करनी पड़ेगी। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जानते हैं बेटा 3.0 होती है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 होती है। तो साइड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है ना, इसलिए अब आप क्या करेंगे, इसके हाइब्रिडेशन में इसको काउंट करेंगे। तो स्टेरिक नंबर का मतलब सिग्मा प्लस लोन पेयर में नंबर ऑफ सिग्मा 1 2 3, इसको हम लोन पेयर में काउंट करेंगे। 3 + 1 करा तो वैल्यू कितना आया 4, हाइब्रिडेशन क्या आएगा बेटा sp3 आएगा। ऐसे यहां पर हाइब्रिडेशन sp3 बताया जाएगा। ऐसे अलग अलग मॉलिक्यूल्स के अंदर बेटा हाइब्रिडेशन के बारे में हम कमेंट आसानी से कर सकते हैं, आसानी से यहां पर क्लियरली इसके बारे में बता सकते हैं। तो हमने देखा बेटा यहाँ पे CF3 के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की हाई है कार्बन से, इसका मतलब नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्या हो जाएंगे 4, जैसा कि हमने देखा 4। हाइब्रिडेशन क्या हो गया बेटा उसका sp3 हाइब्रिडेशन हो गया। इसी के अंदर बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल होता है जिसको वैसे आगे चलकर हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड के अंदर देखेंगे, पर उसका हाइब्रिडाइजेशन जो है वो हम अभी देख लेते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में आपको मैं उसका स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करूंगा, पर हाइब्रिडेशन में उसका स्ट्रक्चर आप जरूर देखें, हाइब्रिडेशन कैसे निकालते हैं वो देखें।
बहुत फेमस मॉलिक्यूल है बेटा, इसका नाम है NO2। NO2 के बारे में हम आगे चल के स्ट्रक्चर देखेंगे कि N के साथ में डबल बॉन्ड O ऐसे होता है और ये एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड इस तरीके से यहां पर बनाया जाता है और यहां पर एक और इलेक्ट्रॉन ऐसे प्रेजेंट रहता है। अब NO2 की अगर बात करी जाए तो यहां पर अगर हम स्टेरिक नंबर कैलकुलेट करें तो स्टेरिक नंबर का मतलब क्या है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने बेटा, दो एलिमेंट के बीच पहला बॉन्ड सिग्मा, तो ये हो गया सिग्मा, ये भी पहला बॉन्ड सिग्मा, तो दो तो हो गए सिग्मा। इसको क्या करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करनी पड़ेगी। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है बेटा 3.0, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है बेटा 3.5। तो आप देख सकते हैं कि सारे एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, इसका मतलब इस डॉट को काउंट करा जाएगा। तो 2 के साथ में हमको 1 ऐड करके बताना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंटर एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। इसका मतलब यहां पर वैल्यू क्या आएगी बेटा 3, तो हाइब्रिडेशन क्या आएगा यहां पर sp2। इसका मतलब NO2 के अंदर हाइब्रिडेशन क्या होता है बेटा, sp2 हाइब्रिडेशन होता है। तो इस तरीके से ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स में हाइब्रिडेशन को एक्सप्लेन करा जा सकता है। तो पहला केस देखा हमने जब सेंटर एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी साइड एटम से कम है। केस नंबर 2, जब सेंटर एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी साइड एटम से हाई होगी, तब ऐसे केस के अंदर क्या होगा, तब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंटर एटम डज नॉट पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन, मतलब उस डॉट को काउंट नहीं करा जाएगा, डॉट को काउंट नहीं करा जाएगा। लाइक फॉर एग्जांपल अपने पास मॉलिक्यूल आया CH3 डॉट। अब CH3 डॉट के बारे में अगर हम देखें तो हम इसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं बेटा, ये रहा अपने पास में कार्बन, यहां रहेगा एक हाइड्रोजन यहां रहेगा, एक हाइड्रोजन यहां रहेगा और एक डॉट इसके ऊपर ऐसा कैसा रहेगा। सिग्मा ये सिग्मा ये सिग्मा ये 3 सिग्मा हो गए। तो स्टेरिक नंबर की कैलकुलेशन के अंदर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर के अंदर 3 तो सिग्मा हो गया। अब क्या करें, इस डॉट को काउंट करें ना करें, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखनी पड़ेगी। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है बेटा 2.5, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है बेटा 2.1। तो सेंटर एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है ना बेटा, तो अब इस डॉट को काउंट नहीं करा जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको काउंट नहीं करेंगे तो हम क्या लिख देंगे यहां पर 3+0 लिख देंगे। तो 3+0 क्यों लिखा हमने, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंटर एटम की हाई है साइड से, तो डॉट को काउंट नहीं करेंगे। ये डॉट जो है वो हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता हुआ बताया जाएगा। तो वैल्यू कितना आएगा बेटा इसका 3 आएगा और हाइब्रिडेशन क्या आ जाएगा इसका sp2 आ जाएगा। उसी बात को आपस से बताया गया यहाँ पे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन लेस देन कार्बन, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कम है, इसका मतलब नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स तो 3 ही बनेंगे, इसका मतलब हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा बेटा sp2 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के अंदर या ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल के अंदर हाइब्रिडेशन कैलकुलेशन किस तरीके से बताई जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा कुछ इंपॉर्टेंट हाइब्रिडेशन, सॉलिड स्टेट हाइब्रिडेशन के बारे में। अब सॉलिड स्टेट हाइब्रिडेशन क्या होता है इसको हम डिस्कस करते हैं। पहली बात तो सॉलिड स्टेट हाइब्रिडेशन का मतलब क्या है, कंपाउंड्स विच चेंज स्ट्रक्चर इन सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ मॉलिक्यूल्स अपने सॉलिड स्टेट या लिक्विड स्टेट के अंदर अलग हाइब्रिडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करते हुए पाए जाते हैं। इनके पीछे बहुत सारे अलग अलग रीजंस होते हैं। इंपॉर्टेंट यहां पर यह कि इसके एग्जांपल्स क्या हैं, आप एग्जांपल देख करके चलें। सबसे पहला एग्जांपल और सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो है इसके अंदर वो यही है बेटा PCl5। PCl5 की अगर बात करें तो PCl5 अगर सॉलिड स्टेट के अंदर प्रेजेंट होता है तब ये अपने आप को एक आयनिक कंपाउंड, एक कैटायनिक एक एनायनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता हुआ देखता है। PCl4+ और PCl5- PCl6- के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये PCl4+ और PCl6- के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है बेटा। अब इसके एग्जिस्ट करने के पीछे रीजन क्या है आप समझें। एक्चुअली में अगर हम PCl5 मॉलिक्यूल की बात करें तो PCl5 मॉलिक्यूल जब बनता है तो PCl5 मॉलिक्यूल के अंदर 2 तरीके की बॉन्ड लेंथ प्रेजेंट होती है। 2 तरीके की बॉन्ड लेंथ कैसी होती है, एक्सियल होती है और इक्वेटोरियल होती है। अब आगे चल के हम इस बात को सीखेंगे कि एक्सियल बॉन्ड जो होती है वो वीक होती है एज कंपेयर टू इक्वेटोरियल बॉन्ड। तो ये जो स्ट्रक्चर बना है हमारे पास में, इसमें कोई खास इस तरीके से सभी के सभी बॉन्ड्स में बराबर नहीं आ रही है। तो जब आप बहुत सारे PCl5 मॉलिक्यूल को आपस में कंबाइन करेंगे तो इनके अंदर रिपल्सन होगा, सभी बॉन्ड बराबर भी नहीं है। तो ये अपने आप को सिमेट्रिकल स्टेट में लाने की कोशिश करने के लिए अपने आप को सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट करना शुरू कर देता है PCl4+ कैटायन में और PCl6- एनायन में। तो ये जो अपने पास PCl5 है, जब 2 PCl5 मॉलिक्यूल होंगे सॉलिड स्टेट के अंदर तो उसको हम इस तरह से बता सकते हैं। ये होगा बेटा अपने पास में PCl4+ और ये होगा अपने पास में PCl6-। इस तरीके से अपने आप को ऐसे एग्जिस्ट करते हुए देखेंगे। तो ये हाइब्रिडेशन हो गया सॉलिड स्टेट में PCl5 का। नेक्स्ट देखिए बेटा PBr5। PBr5 जो होगा वो PBr4+ और Br- में होगा। अब आपके दिमाग में अगला सवाल आएगा कि सर इसको भी बिल्कुल PCl5 की तरह होना चाहिए, पर अगर आप एक बात देखें बेटा तो PCl6- का तो एग्जिस्टेंस हो सकता है क्योंकि क्लोरीन का साइज छोटा है, पर अगर आप सिमिलरली PBr6- का एग्जिस्टेंस करने के लिए सोचेंगे
तो ब्रोमीन का साइज फास्फोरस से बड़ा है, जहां पर बड़े बड़े साइज एटम आपस में आने की वजह से स्टेरिक रिपल्शंस लगने शुरू हो जाते हैं। इस वजह से PbR6 माइनस आयन का एग्जिस्टेंस नहीं हो पाता। इसी वजह से ये अपने आप को PbR5 सॉलिड स्टेट में PbR4 प्लस और Br माइनस के रूप में ही एग्जिस्ट करता हुआ देख पाता है। नेक्स्ट बात करें बेटा, PF5 सॉलिड स्टेट के अंदर कुछ भी ऐसा शो नहीं करता है। यहां पर PF4 प्लस PF6 माइनस के फॉर्म में एग्जिस्टेंस नहीं होता है। और ऐसा क्यों नहीं होता है, इसके पीछे रीजन है बेटा बेरी सूडो रोटेशन। बेरी सूडो रोटेशन के हिसाब से अगर बात करें तो ऐसा देखा गया है, एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है कि PF5 की सभी बॉन्ड लेंथ इक्वल होती है। तो डेटाबेस पॉइंट है, आपको लर्न करके चलना है कि PF5 के अंदर सभी बॉन्ड लेंथ बराबर होती है और यहां पर कुछ ऐसा कैटायनिक एनायनिक का फॉर्मेशन नहीं होता है ड्यू टू कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट, बेरी सूडो रोटेशन। बेरी सूडो रोटेशन की वजह से ऐसा होता है। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा IF5। IF5 लिक्विड स्टेट के अंदर IF4 प्लस IF6 माइनस के फॉर्म में एग्जिस्टेंस रखेगा। इसको हम वापस से ऐसे देख सकते हैं बेटा, आप देखें इसको, IF4 प्लस IF6 माइनस के फॉर्म में ऐसे एग्जिस्टेंस रखेगा। नेक्स्ट है बेटा N2O5 सॉलिड। N2O5 सॉलिड NO2 प्लस और NO3 माइनस के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा और N2O4 सॉलिड NO प्लस और NO3 माइनस के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। ध्यान देना बेटा, NO2 प्लस का नाम होता है नाइट्रोनियम, इसका नाम है बेटा नाइट्रोनियम नाइट्रेट। NO प्लस NO3 का नाम है नाइट्रोसोनियम नाइट्रेट। तो इसका नाम बोलेंगे हम नाइट्रोनियम नाइट्रेट, नाइट्रोसोनियम नाइट्रेट। नाइट्रोनियम नाइट्रेट क्या है बेटा, N2O5 सॉलिड स्टेट में, और नाइट्रोसोनियम नाइट्रेट क्या है बेटा, N2O4 सॉलिड स्टेट में। तो बेटा नाम इंपॉर्टेंट है, नाम हमारे आगे चल के भी काम आएंगे। जब आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ेंगे तो ये नाम आपके पास वापस से फिर से आएंगे। तो नाइट्रोनियम नाइट्रेट, नाइट्रोसोनियम नाइट्रेट, ये नाम हो गए। नेक्स्ट है बेटा HCF6 सॉलिड स्टेट के अंदर HCF5 प्लस F माइनस। नेक्स्ट है अपने पास Cl2O6 सॉलिड स्टेट के अंदर ClO2 प्लस ClO4 माइनस। नेक्स्ट है I2Cl6 लिक्विड के अंदर ICl2 प्लस ICl4 माइनस। और नेक्स्ट है अपने पास में आयोडीन सॉलिड। जब आयोडीन अपने सॉलिड स्टेट के अंदर होता है तब I3 प्लस और I3 माइनस के फॉर्म में एग्जिस्टेंस करेगा। कब करेगा, एट लो टेम्परेचर, जब लो टेम्परेचर में होगा। तो बेटा ये अपने पास में हुए कुछ सॉलिड स्टेट हाइब्रिडेशन, इसके ये कुछ एग्जांपल्स हैं। इन एग्जांपल्स को आप देख करके चलें, इन एग्जांपल्स को आप लर्न करके चलें। काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं सॉलिड स्टेट हाइब्रिडेशन। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा अब हम कुछ बॉन्ड पैरामीटर्स के बारे में। बॉन्ड पैरामीटर्स क्या होते हैं, अब हम बात करते हैं बेटा यहाँ पर बॉन्ड पैरामीटर्स के बारे में। बॉन्ड पैरामीटर का मतलब क्या हो गया, बॉन्ड के साथ में क्या क्या प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड हैं उसको कहते हैं बॉन्ड पैरामीटर। मसलन यहां पर अगर हम बात करें बॉन्ड पैरामीटर क्या क्या हो सकते हैं, बॉन्ड के साथ में बॉन्ड एंगल हो सकता है, बॉन्ड के साथ में बॉन्ड एनर्जी हो सकती है, बॉन्ड के साथ में बॉन्ड लेंथ हो सकती है। बॉन्ड एनर्जी के बारे में वैसे हम थोड़ा बहुत पहले डिस्कस करके आ चुके हैं जब हम बैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ रहे थे। तो बेसिकली यहां पर हम दो चीजों के बारे में मेनली डिस्कस करेंगे। एक होगा अपने पास से बॉन्ड एंगल, दूसरा होगा अपने पास से बॉन्ड लेंथ, और हाँ हम थोड़ा बहुत यहां पर बॉन्ड एनर्जी के बारे में डिस्कस करके आपको बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं बेटा हम यहां पर क्या, बॉन्ड एंगल के बारे में। कंपैरिजन ऑफ बॉन्ड एंगल इन डिफरेंट मॉलिक्यूल, डिफरेंट मॉलिक्यूल, इसमें किस तरीके से हम कंपेयर करेंगे बॉन्ड एंगल को। नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड एंगल। पहले तो आप इस बात को समझे बेटा कि बॉन्ड एंगल के अंदर हम आपको कंपैरिजन करने के लिए, क्योंकि एग्जाम आपके पास में, एग्जाम में क्वेश्चन जो आपके पास आता है वो कंपैरिजन करने के लिए आता है। कंपैरिजन करने के लिए यहां पर हमारे पास में टोटल 4 हमारे पास में फैक्टर्स हैं, मतलब 4 हम स्टेप्स हैं। 4 स्टेप्स के थ्रू हम क्वेश्चन को चेक करते हुए चलेंगे। सभी स्टेप्स को हायरार्किकल ऑर्डर के अंदर ही अप्लाई करना है। मतलब ये हो गया कि पहले आप स्टेप नंबर 1 अप्लाई करेंगे, फिर आप स्टेप नंबर 2 अप्लाई करेंगे, फिर आप स्टेप नंबर 3 अप्लाई करेंगे, फिर आप स्टेप नंबर 4 अप्लाई करेंगे। विदाउट चेकिंग स्टेप नंबर 1 अगर आप स्टेप 2 या स्टेप 3 को चेक करते हैं तो बहुत हाई पॉसिबिलिटी बन जाएगी कि आपका आंसर जो है वो गलत आ जाए। इसलिए बेटा याद रख के चलें कि इसको हमेशा हायरार्किकल ऑर्डर के अंदर ही अप्लाई करना है। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 अप्लाई करना है, फिर स्टेप नंबर 2 अप्लाई करना है, फिर स्टेप नंबर 3 अप्लाई करना है, लास्ट में स्टेप नंबर 4 अप्लाई करना है। तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं बेटा क्या क्या स्टेप्स है हमारे पास में। सबसे पहला है हमारे पास में स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 बोलता है हमको हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, या फिर हम परसेंटेज एस कैरेक्टर के बारे में भी इसको बोल सकते हैं। तो पहला काम तो अपना यह होगा कि जो मॉलिक्यूल हमें दिए गए हैं या जो आयन हमें दिए गए हैं उनका हम हाइब्रिडाइजेशन स्टेट कैलकुलेट करें, जिसके थ्रू हमें उसका परसेंटेज एस कैरेक्टर पता पड़ जाएगा। अब ऐसे केस के अंदर बॉन्ड एंगल जो होता है वो परसेंटेज एस कैरेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर। मतलब क्या है इस बात का, इसको समझ के चलने बेटा। लाइक फॉर एग्जांपल BCl2, BCl3 और CCl4, इसके अंदर बॉन्ड एंगल का ऑर्डर कुछ इस तरीके से बताया गया है। ऐसा क्यों बताया गया आप देखें। पहला काम तो यह होगा कि आप इनके स्ट्रक्चर ड्रॉ करें।
देखिए बेटा बिना स्ट्रक्चर ड्रॉ करे तो आप कमेंट नहीं कर सकते, इसलिए मैंने आपको बोला था कि VSEPR थ्योरी कितनी इंपॉर्टेंट है, उसका कितने ज्यादा एप्लीकेशन सब आपको देखने सब शुरू हो जाएंगे। तो BeCl2, BCl3, CCl4 सबके स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। BeCl2 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करा बेटा हमने, ये रहा अपने पास में बेरिलियम, इसके बगल में इधर की तरफ एक क्लोरीन रहेगा, एक इधर की तरफ क्लोरीन रहेगा। फिर आगे बेटा अपने पास में BCl3 बोरोन के साथ में 3 क्लोरीन के एटम्स इस तरीके से अटैच रहेंगे। और लास्ट में बेटा CCl4 कार्बन के साथ में 4 क्लोरीन के एटम्स इस तरीके से अटैच रहेंगे, ये अपने पास होगा। नेक्स्ट अपना काम क्या बेटा, हाइब्रिडेशन कैलकुलेट करना। हाइब्रिडेशन के लिए सिग्मा और लोन पेयर पता होना चाहिए। 2 सिग्मा कोई लोन पेयर नहीं है तो 2 + 0 का वैल्यू आएगा 2, डायरेक्टली कर रहा हूं मैं। हाइब्रिडेशन क्या आएगा बेटा यहाँ पर sp आएगा। 3 सिग्मा 0 लोन पेयर 3 sp2 आएगा। 4 सिग्मा 0 लोन पेयर 4 sp3 आएगा। यहां तक कोई दिक्कत? मेरे हिसाब से यहां तक आपको बात समझ में आ रही है। अब यहां पर हमें परसेंटेज एस कैरेक्टर निकालना है। तो बेटा परसेंटेज निकालने का मेथड क्या होता है, आप जानते हैं परसेंटेज कैसे निकालते हैं? परसेंटेज कैसे निकालते हैं कि जिसकी परसेंटेज निकालनी है उसको हम न्यूमरेटर में रखेंगे, डिनोमिनेटर में टोटल रखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। जैसे कि यहां पर परसेंटेज एस कैसे निकालेंगे, एसपी में कितने एस है, एक एस है, ठीक है, हमने लिखा 1। टोटल कितने ऑर्बिटल्स है, तो एक एस और एक पी, तो टोटल हो गए 2। तो यहां निकालेंगे बेटा क्या, 1/2 इंटू 100। 1/2 100 का मतलब कितना वैल्यू आएगा, 50%। यहां 50% एस कैरेक्टर मिल गया। चलिए sp2 में बताएं, sp2 में कितने एस है बेटा, एक, तो यहां पर लिखा हमने 1। टोटल कितने बेटा, एक एस और 2 पी, टोटल हो गए 3, तो 1/3 इंटू 100, ये वैल्यू कितना आएगा बेटा अपने पास में 33.33%। ठीक है, ये आ गया। sp3 में देखे बेटा एक होगा s, टोटल होंगे 4, क्योंकि एक s और 3 p है, तो 1/4 इंटू 100, और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या आएगा बेटा अपने पास में 25% एस कैरेक्टर हमें मिल जाएगा। अब आप देख सकते हैं कॉन्सेप्ट के हिसाब से, जैसे जैसे इधर से इधर की तरफ आप जाएंगे तो लगातार आपको परसेंटेज एस कैरेक्टर घटता हुआ दिखेगा। इसका मतलब बॉन्ड एंगल भी आपको लगातार घटता हुआ दिखेगा। तो अगर हम बॉन्ड एंगल की बात करें तो मैक्सिमम बॉन्ड एंगल बेटा BeCl2 का हो गया, फिर BCl3 का हो गया, फिर CCl4 का हो गया। तो इसी बात को यहां पर बताया गया है। BeCl2 में sp हुआ, BCl3 में sp2 हुआ, CCl4 में sp3 हुआ। अब sp का एंगल क्या है, आप जानते हैं बेटा sp के अंदर 180 होता है, sp2 के अंदर 120 होता है, और sp3 के अंदर 109.5 डिग्री होता है, या फिर 101 डिग्री 28 मिनट्स होता है। तो वैल्यू बेस्ड आप देख सकते हैं क्लियरली यहां पर बॉन्ड एंगल घट रहा है। इसलिए यह बात कही गई है कि जिसका एस कैरेक्टर हाई होगा उसका बॉन्ड एंगल हाई होगा। यहां पर एस कैरेक्टर मैक्सिमम है, यहां पर एस कैरेक्टर इन तीनों में मिनिमम है, इसलिए यहां बॉन्ड एंगल मिनिमम हो गया, यहां बॉन्ड एंगल मैक्सिमम हो गया, और ये बीच में आ गया। तो पहला काम तो अपना ये होगा क्या, कि हम परसेंटेज एस कैरेक्टर निकालें, जिसका परसेंटेज एस कैरेक्टर हाई होगा उसी के अंदर बॉन्ड एंगल भी ज्यादा होगा। और आप एग्जांपल देखें बेटा, NO2 प्लस और NO3 माइनस। अब NO2 प्लस NO3 माइनस के अंदर NO2 प्लस में हाइब्रिडेशन sp आएगा, स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं आप। NO3 माइनस में sp2 आएगा, sp में 50% एस कैरेक्टर हो गया, sp2 के अंदर इससे एस कैरेक्टर कम हो जाएगा, 33% हो जाएगा, इसका मतलब बॉन्ड एंगल भी कम हो जाएगा। इस तरीके से पहले हम स्टेप देखेंगे परसेंटेज एस कैरेक्टर। पहला स्टेप हो गया हमारा क्या, टू कैलकुलेट द हाइब्रिडेशन और टू कैलकुलेट द परसेंटेज एस कैरेक्टर। जिसका एस कैरेक्टर हाई उसी का बॉन्ड एंगल भी हाई हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं स्टेप नंबर 2। अब बेटा स्टेप नंबर 2 बोलता है कैलकुलेट द नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम। अब सेंट्रल एटम में लोन पेयर के हिसाब से क्या है, तो जो बात हमने VSEPR में सीखी थी ना शुरुआत में, VSEPR के अंदर हमने देखा था, उसी बात को वापस से यहां पर देखा जा रहा है। क्या बात है देखें, व्हेन इन द गिवन मॉलिक्यूल हाइब्रिडेशन इज सेम, मतलब पहली बात तो हाइब्रिडेशन सेम हो जाना चाहिए, बट नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम आर डिफरेंट। तब क्या होगा, तो ऐसे केस के अंदर जो बॉन्ड एंगल होगा वो सेंट्रल एटम में लोन पेयर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम। और इसमें हम क्या एग्जांपल देख सकते हैं बेटा, वही एग्जांपल जो हमने VSEPR के अंदर देखा था। CH4 अमोनिया वाटर, CH4 का स्ट्रक्चर बना है, कार्बन के साथ में 4 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, अमोनिया में नाइट्रोजन के साथ में 3 सिग्मा एक लोन पेयर रहेगा, H2O में ऑक्सीजन के साथ में 2 सिग्मा 2 लोन पेयर रहेगा। आप देख सकते हैं बेटा यहां पर CH4 के अंदर 4 सिग्मा 2 लोन पेयर हाइब्रिडेशन sp3 है, 3 सिग्मा एक लोन पेयर sp3 है, 2 सिग्मा 2 लोन पेयर sp3। तो पहला काम तो हमने यही करा कि क्या, यहां पर हमने हाइब्रिडेशन निकाला। अब हाइब्रिडेशन सबका सेम है तो ऑटोमेटिकली परसेंटेज कैरेक्टर भी सेम होगा। तो अब आ रहे हैं हम स्टेप नंबर 2 पे। स्टेप नंबर 2 क्या बोलता है कि जब कभी हाइब्रिडेशन सेम हो जाएगा तब सेंटर एटम पे लोन पेयर अगर ज्यादा है तो बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं बेटा कि CH4 में कोई लोन पेयर नहीं है, अमोनिया में एक लोन पेयर है, तो इसको नीचे की ओर पुश करेगा। आप जानते हैं बात, पहले भी हम डिस्कस करके आ चुके हैं, पुश करेगा तो बॉन्ड एंगल कम करेगा। H2O में 2 लोन पेयर है, आपस में पुश करेंगे, ये भी इसको नीचे की ओर पुश करेगा, ये भी इसको नीचे की ओर पुश करेगा, तो बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। इसी वजह से CH4 अमोनिया और H2O की अगर बात करें तो यहां पर बॉन्ड एंगल लगातार डिक्रीज करता है।
इनफैक्ट अगर हम यहाँ पर डेटा की बात करें बेटा, तो CH4 में एंगल होता है बेटा 109.5 डिग्री होता है, अमोनिया के अंदर बॉन्ड एंगल 107 डिग्री होता है, और H2O के अंदर एंगल 104.5 डिग्री होता है। ये डेटा आपको याद नहीं करना है, बस ये डेटा NCERT के अंदर दिया हुआ है और ये बताने की कोशिश करी गई है कि आप देख सकते हैं कि यहां से यहां की ओर जाने पर जो बॉन्ड एंगल है वो 2.5 डिग्री से घट गया। ऐसा हर बार नहीं होगा, पर इसके केस में आप देख सकते हैं कि बॉन्ड एंगल जो हो रहा है वो 2.5 डिग्री से कम हो रहा है। तो इसके होने के पीछे रीजन क्या है? लोन पेयर का नंबर बढ़ना। तो अगर लोन पेयर का नंबर बढ़ेगा तो बॉन्ड एंगल का मैग्नीट्यूड घटेगा। अब बात करते हैं हम स्टेप नंबर 3 के बेस पे। स्टेप नंबर 3 बोलता है चेक द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। मतलब क्या इस बात का? व्हेन इन गिवन मॉलिक्यूल्स द हाइब्रिडाइजेशन इज सेम, हाइब्रिडाइजेशन सेम हो जाए, एंड नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन सेंटर एटम भी सेम हो जाए। जब सेंटर एटम पे लोन पेयर का नंबर भी सेम हो जाए तब क्या होगा? तब जो बॉन्ड एंगल होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा सेंटर एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। जितनी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उतना ही ज्यादा उसका बॉन्ड एंगल होगा। कैसे होता है, क्यों होता है, एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देखिए बेटा यहाँ पर H2O और H2S ये अपने पास आया। अब आप देख सकते हैं बेटा कि 2 सिग्मा 2 लोन पेयर है, 2 सिग्मा 2 लोन पेयर है। अगला काम है हमारा क्या? लोन पेयर का नंबर चेक करना। लोन पेयर 2 है, लोन पेयर भी 2 है, तो लोन पेयर का नंबर भी सेम हो गया। तो H2O और H2O से बॉन्ड एंगल हाई किसका है? H2O से बॉन्ड एंगल हाई ऑक्सीजन का, H2O का है H2S के मुकाबले में। क्यों? क्योंकि H2O में ऑक्सीजन सेंटर एटम इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 है, जबकि H2S में सल्फर सेंटर एटम है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 है। अब इसके पीछे रीजन क्या है ये देखते हैं। देखिए बेटा बात ये है, अगर आप H2O के स्ट्रक्चर को ध्यान से देखें तो H2O के स्ट्रक्चर में जो OH बॉन्ड है उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो ऑक्सीजन की तरफ खींचे चले आएंगे ड्यू टू इट्स हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो दोनों जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन की तरफ होंगे, तो 2 ये रहे 2 ये रहे, इस तरीके से। नेचुरल सी बात है कि जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन नजदीक आ जाएंगे तो इनमें रिपल्शन बढ़ेगा। जब रिपल्शन बढ़ेगा तो ये अपने आप को दूर भागने की कोशिश करेंगे, ये एक दूसरे को ऐसे दूर धकेलेंगे। पर एज कंपेयर टू ऑक्सीजन सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी हाई नहीं है। इसका मतलब ये होगा कि यहां पर जो इलेक्ट्रॉन होगा वो सल्फर की तरफ उतना नहीं खींचेगा जितना कि वो ऑक्सीजन में खिंचाता। मतलब बात यहां पर यह है कि ऑक्सीजन के अंदर इलेक्ट्रॉन का पेयर जो इतने नजदीक आ गए थे उतने नजदीकी सल्फर के साथ में नहीं दिखाई देगी। इसकी वजह से क्या होगा, जब नजदीकी नहीं होगी तो यहां पर रिपल्शन कम होगा, और रिपल्शन कम होगा इसका मतलब यहां पर बॉन्ड एंगल भी कम होगा। तो सिंस ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है तो बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन सेंटर एटम के नजदीक होने की वजह से बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन बढ़ जाएगा, और जैसे रिपल्शन बढ़ेगा वो एक दूसरे को दूर धकेलने की कोशिश करेंगे, इसीलिए यहां पर बॉन्ड एंगल बढ़ता है। तो ये कॉन्सेप्ट है कि ऐसा क्यों होता है कि जब हाइब्रिडाइजेशन भी सेम हो जाता है और सेंटर एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम हो जाती है, सॉरी सेंटर एटम पे लोन पेयर भी सेम हो जाते हैं, तब जिसकी सेंटर एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है उसी का बॉन्ड एंगल भी हाई होता है। तो देखा बेटा हमने H2O और H2S के अंदर H2O का बॉन्ड एंगल हाई है एज कंपेयर टू व्हाट H2S। इनफैक्ट अगर आप चाहे तो बेटा सोच सकते हैं, अगर मैं H2O, H2S, H2SE और H2TE की बात करूं तो कॉमन सेंस से आप समझ सकते हैं कि इसमें टॉप टू बॉटम जाने पर क्या होगा। हाइब्रिडेशन स्टेट तो हम बता सकते हैं एस कैरेक्टर के हिसाब से। आप देख सकते हैं सबके अंदर लोन पेयर का नंबर क्या होगा, सेम होगा। टॉप टू बॉटम जाएंगे लगातार इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है, इसका मतलब बॉन्ड एंगल भी लगातार कम होगा। टॉप टू बॉटम जाएंगे लगातार इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है, आप जानते हैं बेटा ग्रुप में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होता है, तो अगर ग्रुप में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगा तो बॉन्ड एंगल भी घटेगा। तो आप यहाँ कमेंट करके बता सकते हैं कि बॉन्ड एंगल क्या होगा, लगातार डिक्रीजिंग ऑर्डर में बता दिया जाएगा। बॉन्ड एंगल जो होगा वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, बॉन्ड एंगल लगातार घटेगा। अगला एग्जांपल देख सकते हैं बेटा आप, OCl2, SCl2, SeCl2। अब OCl2 में sp3, SCl2 में sp3, SeCl2 में sp3, sp3 आ गया। लोन पेयर 2 2 2 लोन पेयर भी सेम आ गए। अब आपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करी, ऑक्सीजन से कम है सल्फर की, सल्फर से कम है सेलेनियम की, क्योंकि एक ग्रुप के मेंबर है। तो जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंटर एटम घटेगी तो बॉन्ड एंगल भी घटेगा, इसलिए यहां पर डिक्रीजिंग ऑर्डर बॉन्ड एंगल का बता दिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, फाइनल स्टेप है हमारे पास में स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 बोलता है कि साइज या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ टर्मिनल एटम, मतलब कि साइड एटम को हम चेक करेंगे। बोलता क्या है पॉइंट, व्हेन इन गिवन मॉलिक्यूल्स हाइब्रिडेशन ऑफ सेंटर एटम इज सेम, हाइब्रिडेशन सेम हो जाए, एंड नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ सेंटर एटम भी सेम हो जाए, नंबर ऑफ लोन पेयर सेंटर एटम पे सेम हो जाए, और सेंटर एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम हो जाए। मतलब कभी कभी ऐसा होगा कि सेंटर एटम भी सेम हो जाएगा, तब ऐसे केस के अंदर क्या होगा, तब ऐसे केस के अंदर बॉन्ड एंगल जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा साइज ऑफ टर्मिनल एटम, यानी कि साइज ऑफ साइड एटम, या फिर किसी किसी केस के अंदर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी चेक करेंगे तो बॉन्ड एंगल जो होगा वो साइड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा।
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द टर्मिनल एटम है, इसको सिर्फ हम एक ही केस के अंदर देखेंगे बेटा, जो कि होगा अपने पास फ्लोरीन वाला केस, जिसको हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे। अभी मेनली आप यहां से लेकर यहां तक ध्यान दें कि बॉन्ड एंगल जो होगा वो साइज ऑफ टर्मिनल एटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स में हम इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे, कुछ कुछ मॉलिक्यूल्स में ही इस वाले कॉन्सेप्ट को अप्लाई करा जाए। तो ऐसा क्यों है कि जब हाइब्रिडेशन सेम हो गया, लोन पेयर का नंबर भी सेम हो गया, सेंटर एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो गई, तो अगर साइड एटम का साइज बढ़ता है तो क्यों बॉन्ड एंगल भी बढ़ता है, इसका ये देखते हैं हम, चेक करते हैं एग्जांपल से। एग्जांपल है बेटा अपने पास में OCl2 और OF2। ठीक है, देखें बेटा, पहला काम है हम हाइब्रिडेशन निकालें। OCl2 में आपने देखा बेटा 2 सिग्मा 2 लोन पेयर, हाइब्रिडेशन क्या आएगा अपने पास में sp3, OCl2 में sp3 आ गया। 2 सिग्मा 2 लोन पेयर, यहां पर भी हाइब्रिडेशन sp3 आ गया, दोनों में हाइब्रिडेशन सेम आ गया। हाइब्रिडेशन सेम होने के बाद क्या चेक करते हैं, लोन पेयर, नंबर ऑफ लोन पेयर 2, नंबर ऑफ लोन पेयर 2, लोन पेयर भी सेम हो गया। उसके बाद क्या चेक करते हैं, सेंटर एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सेंटर एटम ही सेम है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो सेम होना नेचुरल सी बात है। अब हम क्या चेक करेंगे, अब हम चेक करेंगे यहां पर साइड एटम का साइज। रूल ये बोलता है कि जहां पर साइड एटम का साइज हाई है वहां पर बॉन्ड एंगल हाई है, तो रूल के हिसाब से क्लोरीन का साइज बड़ा है ऑब्वियसली फ्लोरीन से, इसका मतलब OCl2 का साइज, OCl2 का बॉन्ड एंगल बड़ा होना चाहिए। पर अब हम ये देखते हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है, तो होने के पीछे रीजन ये है बेटा, आप समझें, एक्चुअली में क्लोरीन को जो साइज होगा वो बड़ा साइज होगा, तो जब 2 बड़े बड़े क्लोरीन के एटम इस तरीके से आएंगे तो इन दोनों के एटम के बीच में रिपल्सन होगा। क्लोरीन का साइज बड़ा है, बड़े साइज के एटम जो नजदीक आएंगे इनमें रिपल्सन होगा। एज कंपेयर टू दिस, अगर हम फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन का साइज छोटा होगा, और साइज छोटा होने की वजह से यहां रिपल्सन उतना नहीं लग पाएगा, जबकि जहां पर रिपल्सन ज्यादा लगेगा वहां पर ये अपने आप को दूर धकेलने की कोशिश करेंगे। तो जब ये अपने आप को दूर धकेलने की कोशिश करेंगे तो ऑब्वियसली यहां पर बॉन्ड एंगल क्या होगा, बढ़ जाएगा। अभी मैंने क्लोरीन क्लोरीन लगाया, मान लो कि मैं इसमें ब्रोमीन ब्रोमीन लगाता तो और बढ़ जाता। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जब बड़ा बड़ा साइड एटम आएगा तो आपस में साइज बड़ा होने की वजह से उनमें रिपल्सन लगेगा, जितना रिपल्सन लगेगा उतना दूर धकेलेगा, तो बॉन्ड एंगल को उतना ही बड़ा करता चला जाएगा। इसीलिए यहां पर यह बात कही गई है कि जब सेंटर एटम का साइज जब साइड एटम का साइज बड़ा होगा तो बॉन्ड एंगल भी बड़ा हो जाएगा। तो देखिए बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन इज ग्रेटर देन क्लोरीन, फ्लोरीन वाली इलेक्ट्रोनेगेटिव बात करी गई है, तो बॉन्ड एंगल जो है वो OCl2 का OF2 से ज्यादा बता दिया गया। तो साइज के बेस पर हम कमेंट यहां पर कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें बेटा हम यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इफ इन गिवन मॉलिक्यूल्स हाइब्रिडेशन ऑफ सेंटर एटम इज सेम, सेंटर एटम हाइब्रिडेशन सेम हो जाए, बट ऑल मॉलिक्यूल्स आर सिमेट्रिकल, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, सभी मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल हो जाए, मतलब कि सेंटर एटम में लोन पर नहीं होना चाहिए और सभी साइड एटम सेम होना चाहिए। सिमेट्रिकल के बारे में आप देख करके आ चुके हैं। तो ऐसे केस में देन इन सच टाइप मॉलिक्यूल्स वैल्यू ऑफ बॉन्ड एंगल इज सेम। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है बेटा, बहुत कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग है, देखें तो बात क्या है। जैसे कि BF3, BCl3, BBr3 और BI3 में सब के अंदर बॉन्ड एंगल 120 डिग्री ही आ रहा है, मतलब सबका बॉन्ड एंगल बराबर है। अब ऐसा क्यों हो रहा है इसको देखते हैं। तो सबके स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। BF3 का स्ट्रक्चर देखिए बेटा, बोरोन के साथ में 3 फ्लोरीन लगेंगे ऐसे, ये बनाए हमने BF3। बिल्कुल सेम टू सेम बनाएंगे हम BCl3, बोरोन के साथ में 3 क्लोरीन के एटम्स ऐसे लगा दी जाएंगे। बोरोन के साथ में 3 ब्रोमीन लगेंगे BBr3 में, ये बोरोन के साथ में 3 ब्रोमीन लगा दिए, और फाइनली बोरोन के साथ में हम 3 आयोडीन के एटम इस तरह से अटैच कर सकते हैं। ये बन गया अपने पास में BI3। अब आप एक बात देखें बेटा, BF3 के अंदर सेंटर एटम में लोन पर 0, सभी साइड एटम सेम, जितना रिपल्सन ये फ्लोरीन लगाएगा उतना ही रिपल्सन ये फ्लोरीन लगाएगा, इसलिए स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल है। सेम टू सेम बात BCl3 में, सेंटर एटम पे लोन पर 0, जितना रिपल्सन क्लोरीन 1 लगाएगा दूसरा क्लोरीन उसको काउंटर कर देगा। इसका मतलब ये हो गया कि इन सभी मॉलिक्यूल्स के अंदर जो नेट रिपल्सन होंगे वो 0 हो जाएंगे। तो एक्चुअल हाइब्रिडेशन स्टेट के हिसाब से जैसा बॉन्ड एंगल आना चाहिए था एग्जैक्टली वही बॉन्ड एंगल आएगा, क्योंकि ये सब सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है और इसीलिए यहां पर सबका बॉन्ड एंगल सेम। तो आप ये बात नोट करके चले बेटा, दिमाग में बात लेकर के चलनी है। अगर कहीं आपको ऐसा दिखता है कि सेंटर एटम पर लोन पेयर नहीं है और सभी के सभी साइड एटम सेम है, तो ऐसे केस के अंदर आपको थोड़ा चौकन्ना हो जाना है, दिमाग में बात लेकर के चलनी है कि कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि मॉलिक्यूल मेरा सिमेट्रिकल हो रहा हो। अगर मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल हो रहा होगा तो डेफिनेटली बॉन्ड एंगल को सेम होना ही पड़ेगा, क्योंकि सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स के अंदर बॉन्ड एंगल सेम होता है, जैसा भी हमने यहां पर देखा। और एग्जांपल देखिए बेटा, CH4, CF4, CCl4, CBr4, CI4, इन सब के अंदर बॉन्ड एंगल बिल्कुल बराबर है। क्यों? क्योंकि सब के सब सिमेट्रिकल है, सबका हाइब्रिडेशन सेम है। आप देखिए बेटा, इस यहां पर हाइब्रिडेशन sp3 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 sp3, तो इन सबका अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो सबके अंदर स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल पहचान करनी क्या है बेटा, सेंटर एटम पे लोन पेयर 0, सभी के सभी साइड एटम सेम, उसको हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। अगर कभी हाइब्रिडेशन सेम हो गया
और स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल है तो बॉन्ड एंगल 100% सेम आएगा। इसी वजह से यहाँ सबका बॉन्ड एंगल क्या आ रहा है, 109.5 डिग्री यार। तो आप समझ सकते हो बेटा पॉइंट कितना इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को आप याद करके ही चलें, ढंग से अप्लाई करके चलें इसको। नेक्स्ट देखिए बेटा अगला पॉइंट है, व्हेन वी कंपेयर बॉन्ड एंगल बाय फोर्थ फैक्टर। फोर्थ फैक्टर मतलब कि जब हमने देखा था टर्मिनल एटम का साइज चेक करेंगे, ऐसे केस के अंदर एंड इफ इन एनी मॉलिक्यूल फ्लोरीन इज टर्मिनल एटम देन कंसिडर EN फैक्टर इंस्टेड ऑफ साइज फैक्टर। मतलब क्या इस बात का कहने का, समझे इस बात को। एग्जांपल देखें फिर मैं आपको बताता हूं ऐसा क्यों हुआ। एग्जांपल यहां पर यह है कि NF3, NH3 और NCl3, अगर आप इन तीनों में देखें तो बॉन्ड एंगल का ऐसा ऑर्डर बताया जा रहा है, ऐसा क्यों है। पहले बात तो ये देखें, पहला काम तो ये होगा हम यहां पर स्ट्रक्चर बनाएं। NF3 का स्ट्रक्चर बना, नाइट्रोजन के पास में लोन पेयर लगाया, यहां फ्लोरीन फ्लोरीन और ये फ्लोरीन ये लगाया। NH3 के अंदर नाइट्रोजन है, ये लोन पेयर लगाया हमने, ये लोन पेयर, यहां हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लगाया। अगला काम है नाइट्रोजन के पास में यहां पर हमने लोन पेयर लगाया, क्लोरीन क्लोरीन और क्लोरीन ऐसा लगाया। चलो बेटा बॉन्ड एंगल कंपेयर करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, हाइब्रिडेशन निकालते हैं। हाइब्रिडेशन निकालते हैं हम भी यहां पर, नंबर ऑफ सिग्मा और नंबर ऑफ लोन पेयर काउंट करें। तो नंबर ऑफ सिग्मा और नंबर ऑफ लोन पेयर काउंट करें यहां पर, तो कितने सिग्मा कितने लोन पेयर, 3 सिग्मा एक लोन पेयर, 3 + 1 4 डायरेक्टली कर रहा हूं मैं। हाइब्रिडेशन क्या आएगा बेटा sp3, 3 सिग्मा एक लोन पेयर sp3, 3 सिग्मा एक लोन पेयर sp3, मतलब हाइब्रिडेशन सबके अंदर सेम, तो परसेंटेज कैरेक्टर तो सेम। तो स्टेप नंबर 1 तो चेक कर लिया। स्टेप नंबर 2, सेंटर एटम पे लोन पेयर का नंबर, लोन पेयर का नंबर क्या है सेंटर एटम पे 1, यहां पर भी 1, यहां पर भी 1, ये भी सेम हो गया। अगला काम सेंटर एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और सेंटर एटम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेंटर एटम का सेम, नाइट्रोजन है नाइट्रोजन है नाइट्रोजन है, तो यहां पर क्या हो गया सेम बता दिया हमने। तो यहां पर सेम, यहां पर सेम, यहां पर भी सेम हो गया। अब क्या करेंगे हम, अब हम जाएंगे स्टेप नंबर 4 पे। स्टेप नंबर 4 में हमने क्या देखा था कि जब ये सब चीजें सेम होती हैं तो जिस साइड एटम का साइज हाई होता है उसी की बॉन्ड एंगल भी हाई हो जाती है। तो अगर हम यहां पर साइड एटम के बारे में बात करें बेटा, तो साइड एटम यहां पर कौन है, फ्लोरीन है, हाइड्रोजन है और क्लोरीन है। तो चलो बताओ हाइड्रोजन क्लोरीन में बड़ा कौन, हाइड्रोजन क्लोरीन में बड़ा कौन, क्लोरीन। इसका मतलब H और Cl के अंदर हम यहां क्या बोल सकते हैं, साइज वाला फैक्टर अप्लाई कर सकते हैं। यहां पर हम साइज वाला फैक्टर अप्लाई करें। अब बात यह कही गई है कि अगर कभी ऐसा हो रहा है कि चौथे स्टेप से कैलकुलेशन करने में आपको साइड एटम अगर कभी फ्लोरीन मिलता है, तब आप साइज ना लगा करके उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला फैक्टर अप्लाई करेंगे। पहली बात समझे ऐसा क्यों होता है बेटा, ऐसा होने के पीछे रीजन ये है कि फ्लोरीन दुनिया का सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। इनफैक्ट फ्लोरीन की मैक्सिमम प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ही डिसाइड करती है। मतलब उसके मैक्सिमम प्रॉपर्टीज के अंदर कहीं ना कहीं उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो बहुत बड़ा रोल अदा करती है। यहां पर आप इस बात को समझें कि जब फ्लोरीन साइड एटम लगा होगा तो ये इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड वाले होंगे ये हमेशा फ्लोरीन की तरफ ही झुके होंगे। ये फ्लोरीन की तरफ ही झुके हुए क्यों होंगे, क्योंकि इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव दुनिया में किसी की है नहीं। इसी वजह से यहां पर इलेक्ट्रॉन हमेशा दूर दूर रहेंगे और इसीलिए यहां पर यह बात कही गई है कि जब फ्लोरीन साइड एटम होगा तब हम उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करेंगे। तो आप H और F में कंपेयर करते टाइम प्लीज साइज फैक्टर अप्लाई ना करें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अप्लाई करें। इसलिए इस बात को याद रख के चलें कि जब भी कभी हम स्टेप नंबर 4 से टर्मिनल एटम या साइड एटम की बात करेंगे और अगर हमें वो फ्लोरीन मिलता है तो हमेशा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पर बात करी जाएगी। अब हमने क्या सीखा था, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और साइड एटम ज्यादा होती है अगर साइड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टर्मिनल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है तो बॉन्ड एंगल कम हो जाता है। तो सिंस अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो फ्लोरीन और हाइड्रोजन के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी आई है बेटा, फ्लोरीन की हाई है, तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होगी उसका बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। तो सबसे कम बॉन्ड एंगल NF3 का हो गया, फिर अमोनिया का हो गया, फिर NCl3 का हो गया। तो ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है इन सभी बातों को समझाने के लिए। नेक्स्ट सिमिलरली आप एग्जाम्पल देख सकते हैं बेटा, OF2H2O Cl2O के अंदर बिल्कुल सेम टू सेम होगा। इन दोनों के अंदर यहां पर हम बिल्कुल सेम टू सेम आप कैलकुलेट करेंगे। यहां पर तो हम साइज वाला फैक्टर अप्लाई करेंगे, पर यहां पर हम जो कंपेयर करेंगे तो EN वाला फैक्टर अप्लाई करेंगे। जैसा हमने यहां पर कंपेयर करते टाइम तो साइज वाला फैक्टर अप्लाई करा, पर इन दोनों में कंपेयर करते टाइम EN वाला फैक्टर अप्लाई करा। तो इस बात को दिमाग में लेकर के आपको हमेशा चलना है। नेक्स्ट बात करें बेटा, इन हाइड्राइड्स ऑफ 15 16 ग्रुप एक्सेप्ट अमोनिया एंड वाटर, मतलब कि 15-16 ग्रुप के हाइड्राइड्स की बात करें अमोनिया वाटर को छोड़ करके, वैल्यू ऑफ बॉन्ड एंगल विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 90 डिग्री एंड दिस इज नोन एज व्हाट, ड्रैगोज रूल। एक नया वर्ड आया बेटा आपके पास में, ड्रैगोज रूल। ड्रैगोज रूल क्या होता है बेटा, समझने की कोशिश करते हैं इसको। पॉइंट क्या कहता है पहले इस बात को समझें। पॉइंट ये कहना चाह रहा है अगर हम ग्रुप नंबर 15 और ग्रुप नंबर 16 की बात करें तो बेटा ये अपने पास में ग्रुप नंबर 15 के हाइड्राइड्स हैं, ये अपने पास में ग्रुप नंबर 16 के हाइड्राइड्स हैं।
हाइड्राइड तो आप जानते ही, हम पुराने चैप्टर पीरियोडिक टेबल में देख करके आ चुके हैं। अब बात ये कही आई है कि अगर हम 15 ग्रुप और 16 ग्रुप के हाइड्राइड्स की अगर बात करें तो अमोनिया और वाटर को छोड़ करके बाकी सभी जो मॉलिक्यूल्स हैं इनका बॉन्ड एंगल अप्रोक्सीमेटली 90 डिग्री के आसपास बताया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं अमोनिया का बॉन्ड एंगल तो 107.8 डिग्री है, पर इन सभी के अंदर बॉन्ड एंगल जो है वो आप देखते हैं 93.6, 91.3, ये सभी बॉन्ड एंगल अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 90 डिग्री बताए गए। और सिमिलरली वाटर का बॉन्ड एंगल 104.5 है, तो H2S, H2SE, H2T इन सब के बॉन्ड एंगल 92, 91, 90 के आसपास बताए गए। तो ऐसा होने के पीछे रीजन क्या है, इसको समझे बेटा। एक्चुअल में बात ये है कि ये सब मॉलिक्यूल जो हैं, ये PS3 से लेकर के ये सब जो सेट जो मॉलिक्यूल है, इनके अंदर कोई भी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट नहीं होता है। देयर इज नो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट एज पर ड्रैगोस रूल। ड्रैगो का रूल ये बात बोलता है कि इनके अंदर हाइब्रिडाइजेशन स्टेट नहीं होता है, इन सभी मॉलिक्यूल में हाइब्रिडाइजेशन नहीं बताया जाता है। तो हाइब्रिडाइजेशन नहीं बताने जाने के पीछे रीजन क्या है बेटा, इसके अंदर रीजन ये है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो साइड की है वो इतनी हाई नहीं होती है कि वो इसके इलेक्ट्रॉन्स को मिक्स कर सके। मतलब बात यहां पर ये है कि सिंस इन सब मॉलिक्यूल्स में हाइब्रिडाइजेशन स्टेट नहीं है, या फिर यूं बोले ना के बराबर हाइब्रिडाइजेशन है, वेरी वेरी लेस हाइब्रिडाइजेशन है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि इन सभी स्पीशीज के अंदर जो ऑर्बिटल बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होंगे वो लगभग प्योर ऑर्बिटल्स ही होंगे। प्योर ऑर्बिटल्स का मतलब क्या है, प्योर ऑर्बिटल कौन से बेटा, पी ऑर्बिटल्स। उनके बीच में एंगल क्या होता है बेटा, 90 डिग्री का एंगल होता है, इसलिए बॉन्ड एंगल यहां पर अप्रोक्सीमेटली 90 डिग्री का ही कहा जाता है। इसको क्या बोलते हैं बेटा, ड्रैगोस रूल बोलते हैं। तो ड्रैगोस रूल के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो PS3, ASH3, SBH3 और H2S, H2SE, H2T मतलब कि ग्रुप नंबर 15, 16 के हाइड्राइड्स एक्सेप्ट अमोनिया एंड वाटर, इनमें हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ना के बराबर बताई जाती है। इनके अंदर बॉन्ड एंगल अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 90 डिग्री होता है। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, ड्रैगोस रूल बोलते हैं। ड्रैगोस रूल के बारे में अगर बात करें बेटा तो ड्रैगोस रूल के बारे में एनसीईआरटी में कोई खास डिस्क्रिप्शन नहीं दिया गया है। हाँ, आप ये बात देख सकते हैं, अगर हम बॉन्ड एंगल कंपेयर करें तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था बेटा, बॉन्ड एंगल जो होगा वो लगातार डिक्रीज करेगा। तो यहां पर भी आप देख सकते हैं बॉन्ड एंगल जो है वो लगातार डिक्रीज ही कर रहा है, यहां पर भी बॉन्ड एंगल लगातार डिक्रीज कर रहा है। तो क्वेश्चन जो होता है इसके अंदर वो बेटा बॉन्ड एंगल के बेस पर पूछा जाता है, तो बॉन्ड एंगल तो आप आसानी से यहां पर कंपेयर करके बता सकते हैं। नेक्स्ट बात करें बेटा, हम हमारे पास में क्वेश्चन आया, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉन्ड एंगल्स इन द फॉलोइंग स्पीशीज इज। अब हमसे पूछ रहा है यहां पर बॉन्ड एंगल के बारे में कंपेयर करके बताइए, NO2 प्लस, NO2 और NO2 माइनस में कंपेयर करके बताएं। चले देखते हैं बेटा यहाँ पे। अब NO2 प्लस में देखा, हम NO2 प्लस में देखें बेटा, ये रहा अपने पास में NO2 प्लस, ये चलेगा अपने पास में NO2 और ये चलेगा बेटा अपने पास में NO2 माइनस। चलिए स्ट्रक्चर बनाते हैं बेटा। सबके अंदर ऑक्सीजन साइड एटम है, ऑक्सीजन साइड एटम होगा, सेंटर एटम में पॉजिटिव, तो पॉजिटिव सेंटर एटम को देंगे। नाइट्रोजन है, इसको हमने पॉजिटिव दिया क्योंकि जब ऑक्सीजन साइड एटम है तब अगर पॉजिटिव है तब भी सेंटर एटम को देंगे। N के साथ में डबल बॉन्ड O रहेगा, ये भी डबल बॉन्ड O रहेगा, ये बन गया। NO2 के अंदर देखिए बेटा, तो NO2 का स्ट्रक्चर में N के साथ डबल बॉन्ड O होता है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड O होता है और एक ऑड होता है इलेक्ट्रॉन। ये बात मैंने आपको समझाई थी ऑड इलेक्ट्रॉन के हाइब्रिडेशन में। NO2 माइनस की अगर बात करें तो NO2 माइनस से बेटा अब ऑक्सीजन को नेगेटिव चार्ज दिया जाएगा। ऑक्सीजन को नेगेटिव चार्ज क्यों देंगे, क्योंकि जब ऑक्सीजन साइड एटम होता है नेगेटिव होता है तो एक ऑक्सीजन को नेगेटिव चार्ज दिया जाएगा। दूसरा जो ऑक्सीजन होगा वो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा और इस तरीके से यहां पर एक लोन पेयर प्रेजेंट रहेगा। अब पहला काम तो हमारा ये कि हम हाइब्रिडेशन निकालें। 2 सिग्मा, कोई लोन पेयर नहीं है, हाइब्रिडेशन sp, इसका जानते हैं बेटा हम अभी थोड़ी देर पहले देख करके आए थे। 1, 2 और इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम है। जब सेंटर एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी साइड एटम से कम होती है तो डॉट को हाइब्रिडेशन में काउंट करा जाता है। डॉट जो होता है वो हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट करना शुरू कर देता है। तो यहां पर हाइब्रिडेशन क्या होगा बेटा, sp2 होगा, यहां पर भी हाइब्रिडेशन sp2 होगा। 1, 2 सिग्मा, एक लोन पेयर sp2। तो क्लियरली विनर तो यहां पर sp वाला हो गया, sp वाला हो गया। अब हम अगर इन दोनों में कंपेयर करें तो आप देख सकते हैं बेटा यहां पर एक ही डॉट है जबकि यहां पर 2 लोन पेयर, एक लोन पेयर है। तो एक डॉट है और एक लोन पेयर है। तो आप समझे, मुझे बताएं बेटा समझ के कॉन्सेप्ट से। सिमिलरली अगर आप बता सकते हैं, सोच के बताएं बेटा, आप कॉमन सेंस से बताएं कि किसके अंदर रिपल्शन ज्यादा लगाने की एबिलिटी है। तो आप समझ सकते हैं बेटा कि जहां पर पूरा एक लोन पेयर है वहां पर उसके द्वारा लगने वाले रिपल्शन की एबिलिटी ज्यादा होगी। इसका मतलब यह हो गया कि लोन पेयर जो रिपल्शन नीचे की ओर लगाएगा यहां पर इसके केस के अंदर, उसका मैग्नीट्यूड हाई होगा एज कंपेयर टू अ सिंगल ऑड इलेक्ट्रॉन। तो भले दोनों का हाइब्रिडेशन sp2 है, बट फिर भी जहां पर एक प्योर लोन पेयर, एक पूरा लोन पेयर बैठा हुआ है, वहां पर उसके रिपल्शन लाने की एबिलिटी ज्यादा होने की वजह से उसके अंदर बॉन्ड एंगल में कमी आ जाएगी
क्योंकि ये इसको ज्यादा कंप्रेस करेगा एज कंपेयर टू अ सिंगल ऑर्डर इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। तो हम बता सकते हैं बेटा यहाँ पर sp वाले का बॉन्ड एंगल मैक्सिमम, और यहां पर हमने इसके बेस पर बताया तो sp2 वाले का sp से कम हो जाएगा, और इन दोनों sp2 के अंदर हम यहां पर रिपल्सन के बेस पर कंपेयर कर सकते हैं। तो मैक्सिमम किसका होगा बेटा, NO2 का होगा, NO2 प्लस का होगा, फिर NO2 का होगा, लास्ट में NO2 माइनस का होगा। ये कौन सा ऑप्शन है बेटा अपने पास, देख लेते हैं हम। NO2 प्लस सबसे कम ये तो होगा नहीं, NO2 प्लस सबसे कम ये होगा नहीं, NO2 माइनस NO2 प्लस ये होगा नहीं, NO2 माइनस NO2 प्लस, ये अपना आंसर चला जाए। तो क्वेश्चन के हिसाब से अपना आंसर क्या होगा बेटा, फोर्थ ऑप्शन अपने क्वेश्चन का आंसर चला जाएगा। ऐसे भी हम बॉन्ड एंगल कंपेयर करके आसानी से बता सकते हैं। नेक्स्ट देखिए बेटा अपने पास में, द स्पीशीज हैविंग बॉन्ड एंगल ऑफ 120 डिग्री इज, कौन सी स्पीशी में 120 डिग्री का एंगल होगा, देखते हैं। ClF3। अब ClF3 की बात करें बेटा तो ClF3 के अंदर क्लोरीन के पास में 2 लोन पेयर होंगे, ये 2 लोन पेयर होंगे, ये फ्लोरीन हो गया, ये फ्लोरीन हो गया, ये फ्लोरीन हो गया। तो बेटा आप देख सकते हैं कि यहां पर क्या है, लोन पेयर रिपल्सन, लोन पेयर इसको धक्का देगा, इसको धक्का देगा, इस वजह से इसका नाम क्या है, बेंट है। यहां तो बॉन्ड एंगल 120 का होने से रहा। NCl3 की अगर बात करें, NCl3 में नाइट्रोजन के पास में क्लोरीन होगा, ये क्लोरीन होगा, ये क्लोरीन होगा, ये लोन पेयर रहेगा। हाइब्रिडाइजेशन यहां पर क्या होगा बेटा, sp3 होगा। sp3 के हिसाब से बॉन्ड एंगल कुछ 109 डिग्री 109.5 डिग्री के आसपास आएगा, ज्यादा हो सकता है, थोड़ा सा कम हो सकता है, पर एकदम से 120 तो नहीं हो जाएगा, तो ये अपना आंसर होगा नहीं। नेक्स्ट है बेटा BCl3। BCl3 के अंदर अगर हम देखें तो बेटा बोरोन के साथ में 3 क्लोरीन आइटम इस तरह से लगे होंगे। अब आप ये देख सकते हैं बेटा कि यहां पर हाइब्रिडेशन क्या है, sp2 है। sp2 होने के साथ साथ ये एक सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। ये एक सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल क्यों है, क्योंकि आप देख सकते हैं सेंटर आइटम पे लोन पेयर का नंबर क्या है, 0, साइड आइटम सभी के सभी सेम। तो जैसा sp2 के हिसाब से बॉन्ड एंगल होना चाहिए था, एग्जैक्टली वही बॉन्ड एंगल आना चाहिए, जो कि आएगा भी सही। वो क्या होगा बेटा, एग्जैक्टली 120 डिग्री होगा। यहां पर 3 एंगल होंगे 120 डिग्री के, ये वाला, ये वाला, ये वाला, तीनों ही एंगल 120 के होंगे। तो क्वेश्चन के हिसाब से अपना आंसर क्या चला जाएगा बेटा, BCl3 अपना आंसर चला जाएगा। फाइनली अगर हम PH3 की बात करें तो PH3 में तो अभी जस्ट हम देख करके आएंगे बेटा, यहाँ पे ड्रैगो रूल है, और ड्रैगोस रूल के हिसाब से यहाँ जो बॉन्ड एंगल होगा वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 90 डिग्री होगा। 90 नहीं होगा एग्जैक्ट, पर 90 के आसपास होगा। पर क्वेश्चन तो हमसे 120 के बारे में पूछ रहा है, तो अपना आंसर क्या जाएगा बेटा, थर्ड ऑप्शन अपना क्वेश्चन का आंसर चला जाएगा। इस क्वेश्चन का अपना आंसर क्या होगा, थर्ड ऑप्शन अपने क्वेश्चन का आंसर होगा।